अस्सलाम वालेकुम। आज हमने जो टॉपिक डिस्कस करना है वो है लॉ ऑफ मैस सेक्शन। लॉ ऑफ मैस सेक्शन हमारे पास एक ऐसा लॉ है जो हमारे पास सिर्फ रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए एप्लीकेबल होता है। हम जो केमिकल इक्विलिब्रियम चैप्टर पढ़ रहे हैं इसके अंदर ज़्यादातर जो हमारा कंसर्न है, मेन कंसर्न जो था वो रिवर्सिबल रिएक्शन के ऊपर था। अच्छा, अब हम इसको डिस्कस कर लेते हैं कि लॉ ऑफ मैस सेक्शन है क्या हमारे पास। सबसे पहले इंट्रो जान लेते हैं कि हमारे पास दो साइंटिस्ट हैं, एक है गुलबर्ग एंड वैग है। इन्होंने 1869 में क्या किया था, ये लॉ पेश किया था। ये लॉ जो है बस सिर्फ और सिर्फ रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए एप्लीकेबल होता है। अच्छा, अब इस लॉ को हम लॉ की जो स्टेटमेंट है उसको डिस्कस करते हैं। इससे पहले हम कुछ टर्मिनोलॉजीज इसके अंदर यूज़ करेंगे, उसको डिस्कस कर लेते हैं। पहला हमारे पास एक टर्म है रेट। रेट का मतलब होता है स्पीड। केमिस्ट्री में हम स्पीड की जगह रेट का वर्ड यूज़ करते हैं, यानी जहाँ जहाँ हम यूज़ करेंगे कि हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन कितना है, उसका मतलब ये हो कि हमारे पास स्पीड ऑफ रिएक्शन कितनी है। नेक्स्ट हमारे पास है प्रोडक्ट। प्रोडक्ट का मतलब यहाँ पर है मल्टीप्लिकेशन। नेक्स्ट है एक्टिव मैस। एक्टिव मैस इसे कहते हैं द रिएक्टिंग सब्सटेंस which take part in the chemical reaction। मतलब हमारे पास वो सब्सटेंस जो कि केमिकल रिएक्शन के अंदर बकाया तौर पर इन्वॉल्व होता है, पार्टिसिपेट करता है। जैसे कि अगर हम एग्जांपल लेते हैं, हमारे पास एग्जांपल है, फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, ठीक है, और हमारे पास बनता है 2H2O। अब हम कहते हैं कि हमारे पास जो हाइड्रोजन है इसका एक्टिव मैस क्या है, इसका एक्टिव मैस जो है 2 है, क्योंकि 2 नंबर ऑफ मोल्स जो है रिएक्शन के अंदर इन्वॉल्व हो रहे हैं। इस तरह अगर हम ऑक्सीजन के बारे में बात करें, ऑक्सीजन का एक्टिव मैस क्या है, एक्टिव मैस इसका 1 है, क्योंकि 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन जो है वो रिएक्शन के अंदर इन्वॉल्व हो रहे हैं। यानी इसका मतलब ये होता है कि वो अमाउंट या वो नंबर ऑफ मोल जो केमिकल रिएक्शन के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं उसे हम उसका एक्टिव मैस कहते हैं। एक्टिव मैस को हम जनरली कंसिडर करते हैं मोलर कंसनट्रेशन। मतलब हमारे पास ऐसे नंबर ऑफ मोल्स या नंबर ऑफ मोल्स की जो अमाउंट होगी उसे हम कहेंगे कि हमारे पास एक्टिव मैस है। इसको हम इंडिकेट करते हैं विद द स्क्वायर ब्रैकेट से, और इसका यूनिट जो होता है वो होता है मोल पर dm क्यूब। 1 dm क्यूब जो है हमारे पास 1 लीटर के इक्विवेलेंट होता है। अच्छा, यहाँ तक कि हमारे पास टर्मिनोलॉजीज जो है वो क्लियर हो गई। अब हमने इसका जो हमारे पास स्टेटमेंट है उसको डिस्कस करना है। इसके पहले हमारे पास इसकी जो स्टेटमेंट है उसको हमने 2 हिस्सों में डिवाइड कर लिया। पहला स्टेटमेंट क्या कहता है, पहला पार्ट जो है स्टेटमेंट का वो ये कहता है कि द रेट ऑफ सब्सटेंस रिएक्ट, यानी जो भी सब्सटेंस हमारे पास केमिकल के रिएक्शन के अंदर इन्वॉल्व है, मौजूद है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इट्स एक्टिव मैस के, यानी उसके नंबर ऑफ मोल्स के ऊपर डिपेंड करता है। एक्टिव मैस हमने कहा था कि वो सब्सटेंस, वो रिएक्टिंग सब्सटेंस जो केमिकल रिएक्शन के अंदर पार्टिसिपेट करेगा। तो रेट ऑफ सब्सटेंस फॉर एग्जांपल ले लेते हैं हाइड्रोजन की H2 + I2, तो हमारे पास यहाँ बनेगा 2 हाइड्रोजन आयोडाइड। तो अब हम कहते हैं कि अगर हमारे पास रिएक्टिंग सब्सटेंस, यानी हमारे पास ये जो रिएक्टिंग सब्सटेंस है ये हाइड्रोजन है, इसके हमारे पास इसका जो रेट है या इसकी जो स्पीड है वो डिपेंड करती है इसके एक्टिव मैस के। इसका एक्टिव मैस जो है वो 1 है, क्योंकि 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन जो है वो रिएक्शन के अंदर इन्वॉल्व हो रहा है। मतलब ये हुआ कि जितना एक्टिव मैस ज़्यादा होगा, यानी जितनी मोलर कंसनट्रेशन ज़्यादा होगी, रेट ऑफ सब्सटेंस जो है वो भी हमारे पास उतना ज़्यादा होगा। और जितना एक्टिव मैस कम होगा, यानी नंबर ऑफ मोलर कंसनट्रेशन कम होगी, उतना ही हमारे पास जो स्पीड है या रेट ऑफ सब्सटेंस जो है वो स्लोली रिएक्ट करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है इसका पार्ट, वो है ओवरऑल रिएक्शन का। पहले पार्ट में हमने सिर्फ और सिर्फ एक सब्सटेंस के बारे में बात की, दूसरे में हम क्या करेंगे, ओवरऑल रिएक्शन के बारे में बात करेंगे। इसमें रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रोडक्ट ऑफ रिएक्टिंग सब्सटेंस के। रिएक्टिंग सब्सटेंस हमारे पास वही है, प्रोडक्ट ऑफ द एक्टिव मैस ऑफ रिएक्टिंग सब्सटेंस। अब हमारे पास प्रोडक्ट यहाँ पर हम ले रहे हैं मल्टीप्लिकेशन का, मतलब अगर हमारे पास रिएक्शन के अंदर 2 या 2 से ज़्यादा सब्सटेंस है तो उसका हम मल्टीप्लिकेशन, उसके एक्टिव मैस का मल्टीप्लिकेशन ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास
इस तरह से हमारे पास है, तो उसका हमारे पास जो रेट ऑफ रिएक्शन है टोटल, इसका अगर हम कंसिडर करें हाइड्रोजन आयोडाइड का, तो रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ एक्टिव मैसेज ऑफ हाइड्रोजन एंड आयोडीन के। मतलब रेट ऑफ रिएक्शन जब डिपेंड करता है कि उसके एक्टिव मैस जो टोटल हमारे पास रिएक्शन है, टोटल हमारे पास जो रिएक्शन के अंदर इन्वॉल्व है रिएक्टेंट, उसके प्रोडक्ट के बराबर प्रोडक्ट पे डिपेंड करता है। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं कि अच्छा, इसका जो जनरल व्यू था वो ये था कि हमारे पास जो रेट है, ये जो हमारे पास रिएक्शन की स्पीड है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, वो डिपेंड करती है एक्टिव मैस के ऊपर। एक्टिव मैस मतलब मोलर कंसंट्रेशन के ऊपर। मोलर कंसंट्रेशन यानी जितनी अमाउंट हमारे पास रिएक्शन के अंदर इन्वॉल्व हो रही होगी, पार्टिसिपेट कर रही होगी, उतना ही उसका रेट होगा। अगर हमारे पास एक्टिव मैस कम है तो रेट भी हमारे पास कम होगा, एक्टिव मैस ज़्यादा होगा तो हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन भी ज़्यादा होगा। हम कंसिडर करते हैं एक जनरल रिएक्शन कि फॉर एग्जांपल ये हमारे पास ए है और ये बी, ये आपस में रिएक्ट करेंगे और रिवर्सिबल रिएक्शन जब वो शो करेंगे तो हमारे पास प्रोडक्ट बनता है सी और डी के। अच्छा, इसमें हमारे पास जो ए है ये नंबर ऑफ़ मोल्स है, जो स्मॉल लेटर है ये नंबर ऑफ़ मोल्स को शो करता है, और ये हमारे पास जो है ये रिएक्टिंग सब्सटेंस को शो करता है। अच्छा, अब इस जनरल एक्सप्रेशन के ऊपर हम क्या करेंगे, लॉ ऑफ मैस एक्शन जो है वो अप्लाई करेंगे। किस तरह से, हमारे पास हमने कहा था लॉ ऑफ मैस एक्शन में कि जो हमारे पास जो किसी भी सब्सटेंस का जो रेट होता है वो डिपेंड करता है उसके एक्टिव मैस पे, और अगर हमने ओवरऑल रिएक्शन की बात करनी हो तो उसका जो रेट होता है वो डिपेंड करता है कि उसके अंदर जितने भी रिएक्टिंग सब्सटेंस होते हैं उसके एक्टिव मैस के प्रोडक्ट पे डिपेंड करता है। जैसे अगर हम बात करें कि अगर हमारे पास ये रिएक्टेंट है और इससे हमारे पास प्रोडक्ट बना है सी और डी, हमारे पास ये रिवर्सिबल रिएक्शन है। जब हमारे पास रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनेगा तो ये हमारे पास रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन है, और जब प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बनेगा तो ये रेट हमारे पास होगा रिवर्स रिएक्शन होगा। इसको हम कांस्टेंट से ज़ाहिर कर लेते हैं। अच्छा, अब इसके ऊपर हम क्या करते हैं, लॉ ऑफ मैस एक्शन जो है वो अप्लाई करते हैं। लॉ ऑफ मैस एक्शन में हमारे पास रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है प्रोडक्ट ऑफ द एक्टिव मैस ऑफ रिएक्टिंग सब्सटेंस के। प्रोडक्ट हमारे पास किस चीज़ का होगा, रिएक्टिंग सब्सटेंस हमारे पास रिएक्टेंट का होगा ए, और ये हमारे पास बी, और इन दोनों का प्रोडक्ट होगा। अच्छा, अब यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स जो है हमारे पास स्मॉल लेटर में, यहाँ पर हम ऊपर लिख देंगे इसे पावर में, ये हो गया। अच्छा, अब हमने क्या करना है, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन को हम सिंप्लीफाई कर देते हैं आर एफ से, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के। अच्छा, अब हमने क्या करना है, डायरेक्ट रिलेशन को हमने, ये जो हमारे पास डायरेक्ट रिलेशन है इसको हमने इज इक्वल में कन्वर्ट करना है। तो हमारे पास यहाँ पर हम एक कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनल लगा देते हैं के एफ, और ये हमारे पास हो गया एज इट इज़। यहाँ तक हमारे पास ये एक्सप्रेशन हासिल हो गया रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन का। नेक्स्ट हमारे पास रिएक्शन जो था वो था रिवर्स का। तो अब हम क्या करेंगे, रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन को देखेंगे। रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उसके प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मैस ऑफ रिएक्टिंग सब्सटेंस के। यहाँ पर हमारे पास जो रिएक्टिंग सब्सटेंस थे वो सी और डी है, तो इसको हम अगर मोलर कंसंट्रेशन में लिखेंगे, इसे स्क्वायर में लिखेंगे तो इसका एक्टिव मैस है, नंबर ऑफ मोल्स सी है और यहाँ पर डी है। अच्छा, रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन को हम सिंप्लीफाई कर देते हैं आर आर से, और ये हमारे पास डायरेक्ट रिलेशन है और सी टी। अच्छा, अब हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हम हटाते हैं तो इज इक्वल साइन लगेगा और कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी के एफ लग जाएगा। ये एक्सप्रेशन हमने रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन रिवर्स रिएक्शन का जो है वो हासिल कर लिया। इससे हम नाम देते हैं इक्वेशन बी का। अच्छा, अब हमने कहा था कि हमारे पास जो लॉ ऑफ मैस एक्शन है ये सिर्फ और सिर्फ एप्लीकेबल होता है फॉर द रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए, क्योंकि रिवर्सिबल रिएक्शन में हमारे पास डायनामिक स्टेट जो होती है, डायनामिक इक्विलिब्रियम वो स्टेट हासिल होती है। डायनामिक इक्विलिब्रियम स्टेट में क्या होता था, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बराबर होता है रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन के।
रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन का एक्सप्रेशन जो था ये हमारे पास था आर एफ, और ये हमारे पास रिवर्स रिएक्शन के लिए हमने शो कर दिया आर आर। एक्सप्रेशन इसके हम क्या करेंगे, वैल्यूज़ को पुट करेंगे। यहाँ पर हमारे पास है के एफ और इज इक्वल टू रिवर्सिबल रिएक्शन के एक्सप्रेशन को हम की वैल्यूज़ को हम पुट कर देंगे। यहाँ पर ये था आर, रिवर्स को शो करता है। अच्छा, ये हमारे पास आ गया सी और ये डी। इस स्टेट पे हम क्या करेंगे, यहाँ पर रीअरेंजमेंट करेंगे। किस तरह से रीअरेंजमेंट करेंगे, यहाँ पर हमारे पास जो के आ रहा है इस टर्म के साथ मल्टीप्लिकेशन देता है, तो ये हम क्या करेंगे, यहाँ इस साइड पे ले आएंगे और यहाँ पर ये डिवाइड हो जाएगा के आर। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर हमारे पास प्रोडक्ट मौजूद है यहाँ पर, और ये यूँ हो गया। ये एक्सप्रेशन जो है के एफ के साथ मल्टीप्लाई और ये यहाँ पर आकर डिवाइड हो जाएगी। ठीक है। अच्छा, अब ये हमारे पास जो है रेशियो है ऑफ द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, इसको हम रिप्लेस कर देते हैं सिंगल कांस्टेंट के साथ, के सी के साथ, और एक्सप्रेशन एज इट इज़ वापस लिख लेते हैं दोबारा से। अच्छा, अगर हम इस रिएक्शन को देखें और पहला रिएक्शन जो जनरल था उसमें देखें तो हमारे पास ये प्रोडक्ट है और ये रेक्टेंट, नीचे रेक्टेंट है, तो इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइड बाय मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रेक्टेंट। ये केसी के बराबर होता है हमारे पास। केसी हमारे पास क्या होता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मतलब रेशियो, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है एक रेशियो है बिटवीन द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइड बाय द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रेक्टेंट की। अब ये हमारे पास जनरल एक्सप्रेशन हासिल हुआ है, इस पर हम कोई भी रिवर्सिबल रिएक्शन जो है वो पुट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हम एग्जांपल लेते हैं नाइट्रोजन ऑक्साइड की,